वेलकम टू लक्ष्य लॉ अकेडमी। लक्ष्य लॉ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ चैप्टर 7 ऑफ आईपीसी। चैप्टर 7 ऑफ आईपीसी, वैसे तो हम आईपीसी के सारे लेक्चर्स जो हैं वो अभी मैं अपने चैनल पे जो अपलोड कर रही हूँ, वो जो ऑनलाइन पेड क्लासेस हमारी चलती हैं उनके रिकॉर्डेड वीडियोज में अपलोड कर रही हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चैप्टर 7 से रिलेटेड रिकॉर्डेड वीडियो कहीं मिस हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके बीच आज व्हाइट बोर्ड यूज किया जाए। इसलिए चैप्टर 7 को हम व्हाइट बोर्ड पर समझ लेंगे। वैसे बेसिकली देखा जाए तो चैप्टर 7 आईपीसी जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन फिर भी कुछ सिलेक्टेड सेक्शंस हैं जिनसे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं इस चैप्टर में वही हम आज के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चैप्टर 7 जो है वो बात करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड फोर्सेस। जो हमारी नौसेना, थल सेना और वायुसेना है उससे संबंधित जो अपराध है उनके विषय में चैप्टर 7 अध्याय 7 जो है बात करता है। ये आपका स्टार्ट होता है सेक्शन 131 से 140 तक। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट कुछ 2-4 सेक्शंस हैं जो हमें इसमें पढ़ने, वो मैं आज आपसे डिस्कस कर देती हूँ। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 131। सेक्शन 131 जो है हमें पढ़ना है। चैप्टर 7 131 से 140 तक चलता है। याद रखिएगा, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से संबंधित जो अपराध हैं उनके विषय में ये अध्याय है। तो सेक्शन 31 जो है सबसे पहले हमें पढ़नी है सेक्शन 31। तो सेक्शन 31 क्या बात करती है? अबेटिंग म्यूटिनी और अटेम्प्टिंग टू सेड्यूस अ सोल्जर, सेलर और एयरमैन फ्रॉम हिज ड्यूटी। विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। तो ये जो है इसमें बताया गया है। तो इस पूरे चैप्टर में हमें इंपॉर्टेंट क्या है? हमें सिर्फ हेडिंग पढ़नी है और दंड पढ़ना है। यही क्वेश्चन है, अंदर कुछ है नहीं। जो हेडिंग में लिखा हुआ है वही है कि यदि कोई व्यक्ति म्यूटनी अबेट करता है या अटेम्प्ट करता है किसी सोल्जर, सेलर और एयरमैन को सेड्यूस करता है कि वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी से जो है ऑफिशियल ड्यूटी का डिस्चार्ज ना करे, मतलब किसी भी तरीके से अटेम्प्ट करता है उसको सेड्यूस करने की। ठीक है ना, एक बार हम अंदर इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा। Whoever abates the mutiny of abates the committing of mutiny by an officer, soldier, sailor और airman। मैं बैरक से रीड करी हूँ, आप भी अपने बैरक में मिलाते जाएं। In the army, navy or air force of the government of India or attempts to seduce any such officer, soldier, sailor or airman from his allegiance or his duty shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो इसमें क्या कहा गया है, एक बार हिंदी में भी रीड करेंगे। जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा या किसी ऐसे ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को उसकी राज्य निष्ठा या उसके कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करेगा। तो यहाँ पे दुष्प्रेरण किया जा रहा है। जो हमारे सोल्जर्स हैं, सेलर्स हैं, एयरमैन हैं, उनको दुष्प्रेरित किया जा रहा है कि वो क्या करें, वो विद्रोह कर दें या वो राज्य के प्रति जो सत्यनिष्ठता है उनकी, उनसे विचलित हो जाएं, इसका प्रयत्न कर रहा है। ऐसा व्यक्ति जो ऐसा करने की कोशिश कर रहा है वो इस सेक्शन के अंतर्गत 131 का अपराध करता है और उसको दंड मिलता है आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास प्लस फाइन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 31 में क्या हो रहा है, म्यूटनी अबेट करने का अपराध हो रहा है। ठीक है, विद्रोह को दुष्प्रेरण किया जा रहा है और प्रयत्न किया जा रहा है सेड्यूस करने का, किसको, सोल्जर को, सेलर को, एयरमैन को, कि वो अपनी ड्यूटी से विचलित हो और राज्य के प्रति सत्यनिष्ठता जो है उनसे वो विचलित हो जाए और विद्रोह करने के लिए उकसाने का प्रयत्न किया जा रहा है और अबेटमेंट किया जा रहा है। तो इसकी सजा कितनी हो गई? पनिशमेंट आपको याद रखना है भाई। पनिशमेंट कितनी है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है या 10 वर्ष तक का कारावास प्लस फाइन दिया जा सकता है। तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दे, 10 साल तक का कारावास दे प्लस फाइन साथ में चलेगा। ठीक, तो ये होती है हमारी सेक्शन 131। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 132। तो अब जो सेक्शन हमें देखनी है 131 के बाद, वो देखनी है 132। 131
का जो एग्रीवेटिव फॉर्म है वो 132 है। 132 में क्या कहा गया है? 132 में कहा गया है अबेटमेंट ऑफ म्यूटिनी इफ म्यूटिनी इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस देयरऑफ, कि अब म्यूटिनी का अबेटमेंट किया और अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में म्यूटिनी अगर कर दी गई है तो कितना दंड होगा। ठीक है। विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए, 132 तो हेडिंग याद रखनी है। तो देखिए पढ़ लेते हैं इसको। इसमें लिखा हुआ है whoever abates the committing of mutiny by an officer, soldier, sailor or airman in the army, navy or air force of the government of India shall, if mutiny is committed in consequence of that abatement, be punished with death or with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करता है और उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप विद्रोह यदि हो जाए तो वह मृत्यु से, आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो 132 में आपको ध्यान रखना है कि 131 में जो दुष्प्रेरण किया जा रहा था विद्रोह का, तो 132 में उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप विद्रोह जो है हो गया, कमिट कर दिया गया। तो यदि कमिट कर दिया गया विद्रोह, म्यूटिनी कमिट कर दी गई, तो जो पनिशमेंट है वो मिलेगी कितनी? डेथ सेंटेंस। भाई बड़ा अपराध है, यहाँ पर डेथ सेंटेंस जो है मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। या तो मृत्यु दंड देगी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीवन कारावास हो सकता है, या फिर 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है प्लस फाइन। तो यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन देखिए किसका? कोर्ट का है। कोर्ट केस के सर्कमस्टेंसेस और फैक्ट्स देखकर डिसाइड करेगी कि क्या सजा मिलनी चाहिए। तो डेथ सेंटेंस की भी प्रावधान है, एलआई भी दिया जा सकता है, 10 वर्ष तक का हो सकता है, मैक्सिमम 10 वर्ष तक का। आप कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है वो कितना देना चाहे मिनिमम, प्लस फाइन जो है रहेगा। तो अब यहाँ पर ये सेक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें डेथ सेंटेंस है। आईपीसी में बहुत कम धाराएं हैं जहां डेथ सेंटेंस दिया जाता है, मृत्यु दंड दिया जाता है। तो वो सारी सेक्शंस जिनमें मृत्यु दंड दिया जाता है वो आपको याद रखनी है ना। तो अभी इसके पहले जो हमने सेक्शन पढ़ी थी मृत्यु दंड की, वो ध्यान रखिएगा, यही लिख देती हूँ। सेक्शन 121, सेक्शन 121 आईपीसी में क्या है? डेथ सेंटेंस है। उसके बाद अब आई है आपकी सेक्शन 131, ध्यान रख 132, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 121 में भी डेथ सेंटेंस था और 132 में भी डेथ सेंटेंस है। 121 में क्या था? राज्य सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, तो वहां पर भी डेथ सेंटेंस है। उसके बाद आगे आपकी 132। इसी प्रकार आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको सेक्शन पता चलती जाएंगी कहाँ डेथ सेंटेंस है। तो आप अपने बैरेट में कहीं पे भी क्या करिए, एक कॉलम बनाइए और वहां पर लिख लीजिए कि डेथ सेंटेंस वाली सेक्शंस कौन सी है। तो अभी 121 पढ़ ली, अब 132 पढ़ ली, अब आगे जो भी आएंगी ऐड करते जाइए और हमेशा एग्जाम टाइम में एक बार रिवीजन करके जाइए कि हाँ भाई डेथ सेंटेंस सिर्फ इतनी ही सेक्शंस में है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सेक्शन पर। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। तो 131 एंड 132 के बाद बीच की जो सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें डायरेक्ट जंप करना है सेक्शन 136 पर। ठीक है, सेक्शन 136 जो बात करती है हार्बरिंग डिजर्टर। हिंदी में क्या बोला गया है? अभित्याजक को संशय देना। अभित्याजक को संशय देना, ये जो डिजर्टर है अभित्याजक, इसका मतलब होता है भगोड़ा। भगोड़ा यानी कि डिजर्टर यानी कि ऐसे व्यक्ति जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सोल्जर्स हैं, सेलर्स हैं, एयरमैन हैं, वो अपनी फोर्स छोड़कर भाग जाएं, डर जाएं। इतनी टफ उनकी ट्रेनिंग होती है कि कई बार बहुत से लोग जो सैनिक होते हैं वो सेना छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपने एक बार आर्मी ज्वाइन करी, आपने एक बार एयरफोर्स ज्वाइन किया, आपने एक बार नेवी ज्वाइन करी है, तो आप ऐसे नहीं भाग सकते वहां से डर के। अगर आप भागेंगे तो ये अपराध है आईपीसी के अंतर्गत, कौन सा? 136 का। मार्शल लॉ में अलग से इसके लिए
कानून बना हुआ है, लेकिन आईपीसी में भी प्रावधान है कि जो भगोड़ा व्यक्ति है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति भागा हुआ है, जो सैनिक, जो सेलर, जो एयरमैन, जो नेवी वाला, जो नेवी का जो सेलर है जो भागा हुआ है, उसकी सजा की बात नहीं कर रहे हैं। जो ऐसे भागे हुए व्यक्ति को संशय देगा उस व्यक्ति को सजा मिलेगी, वो अपराधी माना गया है। तो जो सेलर है, जो हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो भी सैनिक है हमारे, वो अगर भाग जाते हैं तो उनके लिए दंड तो मार्शल लॉ में है, लेकिन भागे हुए को संशय अगर हमने दे दिया, हमें पता है, हमें ज्ञान है, तो सेक्शन 136 ऑफ आईपीसी यही कहती है कि जो कोई ये जानते हुए कि ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सैनिक है, नौसैनिक है, वायु सैनिक है, जानते हुए उनको संशय देता है, हार्बर देता है, तो वो 136 के अंतर्गत अपराधी होता है और उसको सजा कितनी मिलती है? 2 years इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों। अब ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, अकेला फाइन भी हो सकता है, अकेली इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, दोनों भी हो सकता है। ठीक, तो कभी भी अगर आपको पता पड़ जाए कि कोई व्यक्ति सेना से भागा हुआ सैनिक है तो उसको कभी भी संशय नहीं देना। अगर संशय दोगे तो 136 के अपराधी बन जाओगे और सजा मिलेगी 2 साल की या फिर फाइन या दोनों। लेकिन एक अपवाद है इसमें, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है भाई? एक्सेप्शन है वाइफ। वाइफ जो है वो अपने पति को संशय दे सकती है, उसको छूट प्राप्त है। यदि कोई वायुसेना में काम करने वाला वायु सैनिक, नेवी ऑफिसर मींस नेवी का सेलर, सोल्जर, आर्मी का, या आपका एयरफोर्स में काम करने वाला कोई सैनिक, अगर ये भागकर अपनी बीवी के पास आते हैं और बीवी हार्बर करती है तो सेक्शन 136 कहती है कि भाई बीवी को छूट प्राप्त है, इनको 136 की सजा नहीं मिलेगी। ठीक, तो एक्सेप्शन है वाइफ। अगर वाइफ हार्बर करती है तो उसको सजा नहीं मिलेगी। तो 136 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है, यहाँ से आपसे पूछा जाता है हार्बरिंग डिजर्टर कहाँ पे अपराध है। ठीक है, हिंदी में जो वर्ड है वो है अभित्याजक को संशय देना अपराध कहाँ बताया गया है? सेक्शन 136 में बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शन क्या है? क्या वाइफ अगर किसी डिजर्टर को हार्बर देगी, उसकी पत्नी किसी पति को देगी तो क्या वो अपराध होगा? नहीं, 136 में ये एक्सेप्शन है, छूट प्राप्त है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। अब आते हैं लास्ट सेक्शन पे इस चैप्टर की। चैप्टर 7 की लास्ट सेक्शन जो इंपॉर्टेंट हमें इसमें पढ़नी है वो है लास्ट वाली सेक्शन 140। ठीक है, सेक्शन 140 जो बात करती है बियरिंग गार्ब और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय सोल्जर, सेलर और एयर। ठीक है, क्या कहा गया है इसमें? सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। तो यदि कोई व्यक्ति जो मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स का सोल्जर नहीं है, सेलर नहीं है, एयरमैन नहीं है, है ना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का नौसैनिक, वायु सैनिक और नाविक नहीं है, मिलिट्री में, नेवी में और एयरफोर्स में कॉमन कोई आदमी है, और वो इस इंटेंशन से ऐसे मिलिट्री में यूज होने वाली जो सोल्जर्स, सेलर और एयरमैन जो पोशाक पहनते हैं, उनकी जो ड्रेस कोड होता है वो पहनते, तो ये आशय रखते हुए इस इंटेंशन से पहनते हैं कि वो उसको समझे कि वो कोई सोल्जर है, सेलर है या एयरमैन है। इस इंटेंशन से अगर कोई पोशाक पहनते हैं, गार्ड करते, कोई बियरिंग और या फिर कोई टोकन जो ऐसे सोल्जर, सेलर और एयरमैन यूज करते हैं, उस टोकन को धारण करते हैं, तो वो इस सेक्शन का अपराध कहा जाता है। ठीक है, तो उसको सजा कितनी मिलती है? 3 मंथ का कारावास, या तो उसको 3 मंथ का कारावास मिलेगा या फाइन जो 500 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों। तो यहाँ पर फाइन की जो है लिमिट बताई गई है, तय की गई है 500 रुपए तक, मैक्सिमम लिमिट है 500। कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे तो 500 से कम भी दे सकता है लेकिन 500 से ज्यादा नहीं दे सकता। 3 मंथ तक की मैक्सिमम सजा है, 3 मंथ से कम हो सकती है लेकिन 3 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो 140 में क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जो आर्मी, मिलिट्री, नेवल फोर्स में सैनिक नहीं है, वायु सैनिक नहीं है, एयरमैन नहीं है, और उसके बाद उनकी ऐसी पोशाक पहनता है या टोकन धारण करता है इस इंटेंशन से कि उसको समझा जाए कि वो वायु सैनिक है ना, या नाविक है या एयरमैन है, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसको सजा कितनी मिलेगी? 3 मंथ तक का कारावास, 500 रुपए जुर्माना या दोनों से सजा मिल सकती है। तो ये हो गई हमारी कुछ गिनती चुनती की सेक्शंस जो इस चैप्टर से हमें पढ़ना है। 131, 132, 136 और 140 कुल मिला के 4 सेक्शंस जो है वो आप
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ना अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे भी पढ़ना चाहते तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं बीच बीच में इस तरीके के वीडियोस भी आपके लिए डालती रहूंगी। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब नेक्स्ट तो शायद से रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही है, और 141 जो अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड अब जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 8, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, क्योंकि वो डीएलएओ के एग्जाम में आना था और डीएलएओ का एग्जाम डेट पहले आ चुकी थी, तो इसलिए मैंने वो चैप्टर्स जल्दी अपलोड कर दिए थे। तो जो चैप्टर 8 है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आईपीसी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें मैं इस चैप्टर को ऐड करने के बाद डीएलएओ प्रिपरेशन की जो प्लेलिस्ट है उसके वीडियोस आईपीसी वाली प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगी, तो आप सीरीज में देख सकते हैं। ठीक है, तो आईपीसी की 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक डीएलएओ प्रिपरेशन करके बनी हुई है, उसमें सिर्फ वो चैप्टर्स हैं जो डीएलएओ एग्जाम में आने हैं आईपीसी के। लेकिन एमपीडीपीओ में पूरी आईपीसी आती है, जुडिशरी में पूरी आईपीसी आती है, इसलिए आईपीसी फॉर एमपीडीपीओ एंड जुडिशरी की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे चैप्टर्स सेक्शन वाइज मिलेंगे, तो आप वहां से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, लेक्चर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग वीडियोस देखते तो हैं, व्यूज तो मेरे पास है, लेकिन आप लाइक नहीं करते, तो थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल के एक लाइक कीजिए। देखिए कॉमेडी वीडियोस देखते हैं आप तुरंत लाइक दबाते हैं, अपने पसंदीदा वीडियोस देखते हैं तुरंत लाइक दबाते, तो हमारी मेहनत पे भी एक लाइक तो बनता है। तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए दूसरे लोगों को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।